हेलो प्यारे बच्चों, देखिए आज है 12th क्लास की फिजिक्स 7th चैप्टर और आज है बच्चों इस चैप्टर का लेक्चर नंबर 7th। तो बच्चों आज के इस लेक्चर में हम पढ़ने जा रहे हैं नेक्स्ट टॉपिक जिसका नाम है अनुनाद की तीक्ष्णता। अनुनाद की तीक्ष्णता, दैट इज शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस। तो बच्चों अनुनाद की तीक्ष्णता पढ़ने से पहले हम कुछ छोटी छोटी जानकारियां रिवाइज करेंगे कि जैसे अनुनाद होता क्या है। तो बच्चों आपने पिछले लेक्चर्स में LCR सीरीज सर्किट पढ़ा था, ये हम पढ़ा चुके हैं बच्चों अनुनाद की अवस्था, लेकिन थोड़ा अच्छा समझ में आए, इस टॉपिक को क्लियरली समझ सको, इसके लिए मैं थोड़ा सा इसको रिवाइज करता हूँ। LCR सीरीज सर्किट आपने पढ़ा था। LCR सीरीज सर्किट में बच्चों हमने बताया था कि जैसे ये एक कॉइल जिसका प्रेरकत्व L, संधारित्र जिसकी धारिता C और एक प्रतिरोधक जिसका प्रतिरोध R, ये श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं और इनको हमने प्रत्यावर्ती धारा स्रोत से कनेक्ट कर दिया है। तो बच्चों L का जो प्रतिरोध होता है एक तरीके से जिसको हम प्रेरण प्रतिघात कहते हैं, उसको हमने XL से लिखा। इसके प्रतिरोध को यानी इसकी जो रुकावट है उसको नया नाम दिया था धारितीय प्रतिघात, जिसको हमने XC से लिखा। और इस प्रतिरोधक का प्रतिरोध कितना है, R है बच्चों। इस वोल्टेज सप्लाई की जो इक्वेशन है इस तरीके से शो की जा सकती है। तो इसमें हमने ये बताया था कि बच्चों एक अनुनाद की स्थिति आती है, वो कब आती है, जब XL और XC के मान बराबर हो जाते हैं। तो इसको थोड़ी देर बाद डिस्कस करेंगे। पहले ये देखें कि इस सर्किट की जो नेट रुकावट होगी, जो नेट रुकावट जिसको हम एक नया नाम देंगे प्रतिबाधा, ये पढ़ चुके हैं आप। Z बराबर कितनी होती है बच्चों इस सर्किट की, √R² प्लस L ओमेगा माइनस 1/ωc का होल स्क्वायर। ये प्रतिबाधा थी बच्चों। तो अगर हम धारा देखें तो I कितनी हो जाएगी, V/Z। जैसे हम धारा का शिखर मान देखें, जैसे I0 ही देख रहे हैं, मान लो शिखर मान देख रहे हैं, पीक वैल्यू उसकी या एम्पलीट्यूड उसका आयाम देख रहे हैं, तो I0 बराबर V0/Z होगा। तो बराबर V0/√R² प्लस L ओमेगा माइनस 1/ωc का होल स्क्वायर, इतना होगा। अब देखें अगर L ओमेगा और 1/ωc बराबर हो जाएं तो ये पूरा पद समाप्त हो जाएगा, केवल R² का स्क्वायर रूट बचेगा यानी R बचेगा। उस कंडीशन में Z हमारी मिनिमम हो जाती है। कब, जब XL बराबर XC, ये XL है बच्चों और ये XC की वैल्यू है, दैट इज L ओमेगा बराबर 1/ωc। ठीक है, ये मान लीजिए किस फ्रीक्वेंसी पर बराबर हुए, तो फ्रीक्वेंसी चेंज करने से इन पदों के मान चेंज होंगे। तो ओमेगा का एक ऐसा मान आएगा कि ये दोनों जो टर्म हैं उनकी वैल्यू बराबर हो जाएगी। मान लो वो कब हुआ है, ω0 फ्रीक्वेंसी पर, तो उस समय XL इतना होगा और ये इतना होगा। इसको हम अनुनादी आवृत्ति कहते हैं। पिछले लेक्चर्स में मैंने बच्चों इसको ओमेगा को ω/R से लिख दिया था, कोई बात नहीं, अनुनादी आवृत्ति पढ़ाई थी, या ω/R कह लो या ω0 कह लो, लिखने का ढंग है, अंतर कुछ नहीं है। मैंने यहाँ ω0 लिख दिया। तो यहाँ से बच्चों ω0 की वैल्यू कितनी आती है, ω0 बराबर 1/√LC, ये आती है अनुनाद की अवस्था में। और इस समय जो हमारा Z है वो मिनिमम हो चुका है, मिनिमम Z, और वो किसके बराबर हो जाएगा, R के।
क्योंकि ये दोनों पद बराबर हो गए। देखिए एक्स एल और एक्स सी के मान, या एल ओमेगा और 1/ओमेगा सी के मान जब बराबर हो गए तो ये शून्य हो गया। तो जब जेड मिनिमम हो गया तो धारा मैक्सिमम हो गई। तो आई नॉट की जो मैक्सिमम वैल्यू है, यानी धारा का आयाम अचानक बहुत अधिक हो जाएगा। इसी को हमने अनुनाद की अवस्था कहा था बच्चों। तो आई नॉट उस समय मैक्सिमम होगा, धारा अपने अधिकतम मान पर होगी और उसकी वैल्यू हो जाएगी वी नॉट अपॉन जेड के स्थान पर केवल आर रह गया, ये दोनों समाप्त हुए, तो वी नॉट अपॉन आर ये वैल्यू आएगी। तो धारा कैसी हो गई? अधिकतम हो गई। इसी अवस्था को हम अनुनाद की अवस्था कहते हैं और इस आवृत्ति को हम अनुनादी कोणीय आवृत्ति कहते हैं, या सिंपली अनुनादी आवृत्ति कह लो, कहने का फ़र्क है। तो बच्चों जो अनुनादी कोणीय आवृत्ति है जब इतनी होगी उस समय हमारी धारा मैक्सिमम होगी। तो बच्चों हमने ये रिवाइज़ किया कि अनुनाद क्या है। अभी हमने अनुनाद की तीक्ष्णता नहीं पढ़ी है। इस तक पहुंचने के लिए एक दो बातें आपको और सीखनी है कि यहाँ पर एक बात देखें, अगर हम ओमेगा का मान चेंज करेंगे बच्चों, इस इक्वेशन से देखें, अगर हम ओमेगा का मान बदलेंगे तो धारा का आयाम भी बदल जाएगा। और ओमेगा जब ओमेगा नॉट के बराबर हो जाएगा, ये कंडीशन कब है? व्हेन जब ओमेगा की वैल्यू एक विशेष मान प्राप्त कर लेती है, जिसको हमने अनुनादी आवृत्ति कहा है, उस समय मैक्सिमम होगी। लेकिन इससे कम या ज़्यादा पर धारा का मान कम रहता है। तो बच्चों इस ये जो आवृत्ति है ओमेगा, वो इस जो प्रत्यावर्ती धारा स्रोत हमने लगाया है, प्रत्यावर्ती जो वोल्टेज हमने जो यहाँ पर लगाई है उसकी फ्रीक्वेंसी है। तो इसके इस आरोपित वोल्टेज के भिन्न भिन्न आवृत्तियों पर आई का मान भिन्न भिन्न आएगा, इस समीकरण से स्पष्ट हो रहा है। तो अगर हम आवृत्ति के साथ उस धारा के आयाम का एक ग्राफ प्लॉट करें तो वो बच्चों कहलाता है अनुनादी वक्र। यानी रेजोनेंस कर्व। कैसा होगा ये, इसकी चर्चा करते हैं। तो बच्चों धैर्य रखें, अभी इस टॉपिक तक पहुंचेंगे, थोड़ा सा समय लगेगा, लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर करते चलिए। तो अनुनादी वक्र एक इस तरीके से होगा बच्चों। मैं एक बड़ा सा चित्र बनाता हूं जिससे आप लोगों को असुविधा न हो। चलिए थोड़ा और इधर कर लेते हैं, इधर हमें थोड़ा स्पेस भी चाहिए होगा। फिर एक सेकंड बच्चों, तो देखिए बच्चों मैं यहाँ बना रहा हूँ, ये वाई एक्सिस ले ली मैंने और ये एक्स एक्सिस। इस एक्सिस पर बच्चों मैं आरोपित विद्युत वाहक बल या जो वोल्टेज है इसकी फ्रीक्वेंसी ले रहा हूँ। इसकी फ्रीक्वेंसी बदलने से धारा का मान बदलेगा, धारा का आयाम बदलेगा। तो इस एक्सिस पर मैं धारा ले रहा हूँ। तो बच्चों जब ओमेगा ज़ीरो होगा, जब ओमेगा ज़ीरो होगा तो इस फॉर्मूले से धारा शून्य आएगी। यानी ओमेगा बराबर जीरो है, फ्रीक्वेंसी जीरो है, तो ओमेगा जीरो पर क्या होगा? ये वैल्यू अनंत। तो अनंत से डिवाइड करोगे तो धारा शून्य। और जैसे जैसे हम आवृत्ति बढ़ाते जा रहे हैं धारा का मान बढ़ता जाएगा और एक अवस्था बच्चों ऐसी आएगी कि धारा महत्तम हो जाएगी। यही अनुनाद की अवस्था है। तो ये आवृत्ति आ गई आपकी, यहाँ धारा मैक्सिमम हो चुकी है। ये कौन सी आवृत्ति हुई? अनुनादी कोणीय आवृत्ति ओमेगा नॉट। थोड़ा और साफ साफ लिखें। ये क्या है बच्चों? ओमेगा नॉट है। ध्यान से समझना। अब आवृत्ति को हम और बढ़ाते हैं तो धारा का आयाम फिर कम होने लगता है और धारा फिर अनंत पर जाके फिर शून्य हो जाएगी। ठीक है, तो देखें, यानी इन्फिनिटी पर जा कर के फिर शून्य हो जाएगी। यानी ग्राफ इस तरीके से इसके पैरेलल कर दोगे।
तो ये कहलाता है बच्चों अनुनादी वक्र, यानी आरोपित वोल्टेज की जो फ्रीक्वेंसी है उसका धारा के आयाम के साथ खींचा गया ग्राफ अनुनादी वक्र कहलाता है। इसी वक्र से हम समझेंगे बच्चों के अनुनाद की तीक्ष्णता क्या होती है। अब हम वहाँ पहुँच रहे हैं। तो आपने ये देखा कि अनुनाद की अवस्था क्या थी, ठीक है बच्चों, और अनुनादी वक्र क्या है वो भी देखा। तो यहाँ पर एक बात देखें, अब पहुँचते हैं अनुनाद की तीक्ष्णता पर। तो तीक्ष्णता का मतलब क्या है, यानी शार्पनेस। तो देखें इस ग्राफ से कि कोणीय आवृत्ति जो हमारी अनुनादी आवृत्ति ओमेगा नॉट है, इस आवृत्ति से अगर हम आवृत्ति को बढ़ाते हैं तो धारा हमारी कम होने लगती है, धारा का आयाम कम होने लगता है। और इससे कम करते हैं आवृत्ति को तब भी धारा का आयाम कम होता है। तो ये जो ग्राफ आया है, इस ग्राफ में देखें ये जो ऊपर का पीक है, इसकी जो चोटी है वो अगर नुकीली है, एक अभी जनरल भाषा में समझा रहा हूँ, इस तरीके की है, ये डिफरेंट। अब यहाँ पर देखें एक बात, अगर हम यहाँ आर का मान बदलते हैं तो देखो अनुनाद की अवस्था में जो हमें धारा का मान मिला है, मैक्सिमम वैल्यू मिली है आयाम की, वो न तो एल पर डिपेंड कर रही है न सी पर, वो आर पर निर्भर कर रही है। आर को बदलोगे तो जो महत्तम मान है वो बदल जाएगा। अब मान लो बच्चों मैंने आर का मान बढ़ा दिया, अधिक कर दिया, जैसे डबल कर दिया, तो डबल करने से धारा का जो मैक्सिमम आयाम है वो पहले से आधा रह जाएगा इसे डबल करने से। यानी इसके बढ़ाने से प्रतिरोध को अगर मैं बढ़ाऊं, जैसे मैंने ये किसी एक प्रतिरोध R1 पर खींचा है ग्राफ, ये ग्राफ किस पर खींचा है, R1 पर। अब मैं प्रतिरोध को बढ़ा देता हूं तो जो पीक वैल्यू है बच्चों ये क्या है, I0 मैक्सिमम है, ये धारा का महत्तम मान है, ये वैल्यू अब कम हो जाएगी। ये वैल्यू कैसी हो जाएगी, कम। तो बच्चों ग्राफ कुछ इस तरीके का आ सकता है। अब देखें ये मैंने खींचा R2 पर, ये ग्राफ जो खींचा है वो किसके लिए है, R नीचे ऊपर वाला R1 पर और नीचे वाला R2 पर, और R2 बड़ा है, यहाँ नहीं लिख रहा बच्चों में, यहाँ लिख देता हूँ, R2 बड़ा है। जब प्रतिरोध हम बढ़ा देंगे तो धारा का जो आयाम है वो कम हो जाएगा। तो देखें अब जो मैक्सिमम वैल्यू थी ओमेगा नॉट पर अनुनाद की अवस्था में वो पहले से कम हो गई। देखें अगर मैं आधा कर देता, इसको डबल कर देता प्रतिरोध को पहले की तुलना में, तो बीचों बीच में आ जाती, आधी हो जाती धारा, तो ग्राफ यहाँ मिल जाता। यानी डिफरेंट आर पर महत्तम धारा का जो मतलब धारा का जो महत्तम आयाम है, मैक्सिमम वैल्यू जो एम्पलीट्यूड की है वो कम हो जाती है आर के बढ़ाने से। उस आर के बढ़ाने से एक बात पर और फ़र्क पड़ता है कि इस ग्राफ को देखिए, ये ऊपर नुकीला सा है, ये थोड़ा फ्लैट सा हो गया है, ठीक है, ये वाला कैसा है, जबकि R2 बड़ा है R1 से, यानी R1 छोटा है। तो जैसे जैसे R1 कम करते जाएंगे वक्र में नुकीलापन आता जाएगा बच्चों, यानी वो शार्प होता जाए, कहते हैं ना पैना होता जा रहा है। अभी ये फिजिक्स की भाषा में नहीं समझा रहा हूँ। तो इस टाइप के वक्र को बच्चों हम कहेंगे शार्प, यानी तीक्ष्ण अनुनाद हो रहा है। ये कैसा हो गया, शार्प, ऊपर वाला। अब ऐसी समझ लें, अभी बाद में लिखेंगे क्योंकि हमें और भी चीज़ें समझानी है। और यहाँ जो उसका पीक है, ऊपर का जो पीक है उसमें उतना नुकीलापन नहीं है, वो थोड़ा फ्लैट सा हो गया, तो इसे हम सपाट अनुनाद कहेंगे। तो देखें बच्चों, जो R1 वाला ऊपर वाला जो R1 के लिए ग्राफ खींचा गया है वो फ्लैट है, और जो R2 है वो फ्लैट कह गया, शार्प, या R2 वाला फ्लैट, R2 वाला ये सपाट अनुनाद कहलाएगा। क्या कहलाएगा, सपाट। और ये शार्प यानी तीक्ष्ण। तो अनुनादी वक्र का जो पीक है, जो शीर्ष है, वो अगर
नुकीलेपन पर है तो वो अनुनाद तीक्ष्ण होगा, और अगर वो फ्लैटनेस है उसमें, ठीक है ना, फ्लैटनेस है उसमें, मतलब एक कर्व ज़्यादा है, तो वो सपाट अनुनाद होगा। ये हमने अपनी जनरल भाषा में इसको समझने की कोशिश की है, लेकिन अब फिजिक्स की लैंग्वेज में हम इस रेजोनेंस को इस तरीके से समझेंगे बच्चों कि अगर आवृत्ति को थोड़ा सा ही बदलने पर धारा के मान में अधिक परिवर्तन होता है तो वो तीक्ष्ण कहलाता है। तो वो ग्राफ कैसा कहलाता है? तीक्ष्ण कहलाता है बच्चों। जो वक्र है, जो अनुनादी वक्र है, वो शार्प कहलाता है, तीक्ष्ण। और अगर धारा के मान में आवृत्ति के मान को बदलने से धारा का मान पहले की तुलना में कम बदल रहा है, ज़्यादा तेज़ी से नहीं बदल रहा, धीरे धीरे बदल रहा है, तो वो अनुनाद फ्लैट कहलाएगा, सपाट कहलाएगा। बच्चों बात समझने की कोशिश कर रहे हैं? ठीक है, तो इस बात को मैं ग्राफ से समझा देता हूँ। जैसे देखें, मैंने आवृत्ति यहाँ से लेकर यहाँ तक बदल दी, इतनी। तो देखें, इतनी आवृत्ति पर इस ग्राफ के लिए धारा इतनी है यहाँ तक, और इस वाले वक्र के लिए, R2 वाले के लिए, और इस पर, इस आवृत्ति पर इतनी है। यानी हम जब आवृत्ति के मान को इतना बदल रहे हैं तो धारा हमारी इतनी चेंज हो रही है, इतने से इतने तक। अब इसी चेंजिंग के लिए यहाँ पर देखें, इसको मैं आगे बढ़ाता हूँ, तो इतनी आवृत्ति पर धारा यहाँ ये है, ठीक है, और इतनी आवृत्ति पर इसको मैं ऊपर ले जाता हूँ, देखिए सीधा, तो इतनी आवृत्ति पर धारा का मान इतना है। तो देखें, यहाँ धारा बदली यहाँ से लेके यहाँ तक, और इस वाले के लिए यहाँ से लेके यहाँ तक, उतनी ही आवृत्ति बदलने पर। तो देखें, हमने आवृत्ति यहाँ से यहाँ तक बदली, तो इस वाले वक्र के लिए धारा का मान बहुत धीरे से बढ़ा, बहुत कम बढ़ा, लेकिन मतलब कम परिवर्तन हुआ। और यहाँ पर इस वाले वक्र के लिए देखिए धारा बहुत ज़्यादा चेंज हो गई, उतनी ही आवृत्ति चेंज करने पर। तो इन दोनों को देखें तो ऊपर वाला शार्प है, तीक्ष्ण है अनुनाद, और नीचे वाला अनुनाद सपाट है, यानी कम तीक्ष्णता का है, यानी फ्लैट रेजोनेंस है। तो इस तरीके से ये हुई फिजिक्स की लैंग्वेज में। फिर समझ लें, अगर LCR परपथ में, अगर हम LCR श्रेणी परपथ में अगर आवृत्ति में थोड़ा सा परिवर्तन करते हैं तो, और धारा में बहुत अधिक परिवर्तन होता है तो अनुनाद तीक्ष्ण होता है, और यदि धारा का मान कंपैरेटिवली उसकी तुलना में कम बदलता है तो वो सपाट अनुनाद होता है। ठीक है बच्चों, तो ये दोनों ही तरीके से आप लोग समझ गए कि सपाट अनुनाद क्या होता है और तीक्ष्ण अनुनाद क्या होता है। तो बच्चों अभी आपने देखा कि अनुनाद की तीक्ष्णता का अर्थ क्या है, अनुनाद की तीक्ष्णता को हम कैसे पहचानते हैं कि कौन सा अधिक तीक्ष्ण है या कम तीक्ष्ण है, कि ये अनुनाद तीक्ष्ण कहलाएगा या सपाट कहलाएगा, ये भी आपने देखा। तो हमने अभी देखा कि R का मान जितना कम था अनुनाद उतना ही अधिक तीक्ष्ण था। तो अब बच्चों इस तीक्ष्णता की माप के लिए कि हम इसको मापें कैसे तीक्ष्णता को, तो इस अनुनाद की तीक्ष्णता को मापने के लिए हम एक विशेष प्रकार के कोफिशिएंट गुणांक का इस्तेमाल करते हैं, जिसको हम कहते हैं बच्चों गुणवत्ता कारक। गुणवत्ता कारक, दैट इज गुणवत्ता कारक कह लें या गुणवत्ता गुणांक कह लें, या विशेषता गुणांक कह लें, एक ही बात है बच्चों। विशेषता गुणांक, दैट इज, इसको इंग्लिश में कहेंगे क्वालिटी फैक्टर। क्वालिटी फैक्टर या क्यू फैक्टर भी कह देते हैं इसको, क्यू फैक्टर। तो बच्चों हम क्यू गुणांक की गणना करेंगे, या क्यू गुणांक कह लो,
क्यू गुणांक, सब एक ही बातें हैं। तो क्यू फैक्टर से हम देखेंगे कि गुणवत्ता जो अनुनाद की तीक्ष्णता है वो कैसे मापी जाएगी। तो क्वालिटी फैक्टर क्यू जितना ज़्यादा होगा अनुनाद उतना ही अधिक तीक्ष्ण होगा। वो किस किस पर निर्भर करेगा, तो इसके लिए एक हम व्यंजक प्राप्त करेंगे, लेकिन सबसे पहले इस क्यू गुणांक को बच्चों हम डिफाइन करेंगे। तो जो क्यू गुणांक है, इनको बच्चों मैं हटा दूं तो थोड़ा स्पेस हमें मिल जाएगा, या लिखे रहने देते हैं इनको। तो जो क्यू गुणांक है उससे पहले हम यहाँ पर फिर दोबारा वो ग्राफ बना लेते हैं जो अभी बनाया था। अब मैं ऐसे समझा देता हूँ आपको, थोड़ी और सुविधा हो। जैसे मैंने ये दो कर्व ले लिए, ठीक है बच्चों, आपको साफ दिख रहा है ये सपाट है और ये तीक्ष्ण है। तो ये जो आवृत्ति है जिस पर धारा का जो आयाम है वो मैक्सिमम हो चुका है, ये कोणीय आवृत्ति है ओमेगा नॉट। तो क्यू गुणांक को परिभाषित करने से पहले बच्चों आपको बैंड विड्थ सीखनी है। बैंड चौड़ाई, बैंड चौड़ाई क्या होती है। तो पहले बच्चों बैंड चौड़ाई समझें, उसके बाद फिर क्यू गुणांक को परिभाषित करेंगे। तो देखें बच्चों, ये ओमेगा नॉट है और यहाँ पर जो धारा का मान है वो मैक्सिमम है। ये पीक वैल्यू उसकी, ये कितना मान है बच्चों, ये आई नॉट मैक्सिमम है। तो बच्चों इस आयाम का अगर मैं 1/√2 गुना कर दूं, 1/√2, 1/√2 को सिंप्लीफाई करते हैं तो बच्चों कितना आता है, 0.707, या इसको हम कह सकते हैं 70.7%। परसेंट में बदलें तो इतना 70.7% कर दें। जैसे अगर ये 100 है तो 70 पर आ जाइए, 70.7 पर, ठीक है। तो जो मैक्सिमम वैल्यू है आई नॉट मैक्सिमम वैल्यू, उसका कितने गुना कर रहे हैं बच्चों, 1/√2 गुना। तो 1/√2 गुना यानी 70%, 70.7 यानी 71% के अप्रॉक्सीमेट, 71% के आसपास जो मान होगा, ये आई नॉट ये है, इसका 71% लगभग जैसे यहाँ हो गया ये वैल्यू कितनी है बच्चों, आई नॉट मैक्सिमम, इस वैल्यू की 1/√2। इस वैल्यू, ये वैल्यू दो आवृत्तियों पर प्राप्त होगी, एक ये और एक ये आवृत्ति ओमेगा 1 मान ली और ये मान ली मैंने ओमेगा 2, ठीक है बच्चों। तो ओमेगा 1 ओमेगा 2 आवृत्तियों पर यहाँ देखें धारा 1/√2 गुना है। सिमेट्री कुछ ऐसी होती है बच्चों वक्र की कि आपको पता है कि अनुनादी आवृत्ति से आवृत्ति बढ़ाते हैं तब भी धारा घटती है और उससे कम करते हैं तब भी धारा घटती है। तो दो आवृत्तियों पर धारा 1/√2 गुना होगी। तो 1/√2 गुना करने पर वो जिन आवृत्तियों पर है वो आवृत्तियां बच्चों ओमेगा 1 एंड ओमेगा 2 ये कहलाती हैं अर्ध शक्ति आवृत्तियां। यानी हाफ पावर फ्रीक्वेंसीज, अर्धशक्ति आवृत्तियां। अर्धशक्ति आवृत्तियां क्यों कहा इनको, क्योंकि जब धारा का मान 1/√2 गुना करेंगे तो शक्ति जो सर्किट में है वो आधी रह जाएगी। कैसे रह जाएगी आधी, इस बात को भी मैं समझा देता हूँ कि आपने पढ़ा है बच्चों कि P बराबर VI होता है, VI, या अब आप कहेंगे कि ये तो
प्रत्यावर्ती धारा परपथ हैं, आपने सर ये पढ़ाई थी VRMS, IRMS और cos फाई। तो बच्चों अनुनाद की आवृत्ति, अब यहाँ IRMS/Z लिख सकते हैं इंटू IRMS इंटू cos फाई R/Z होता है, ये हम पीछे पढ़ा चुके हैं बच्चों। अनुनाद की अवस्था में Z बराबर कितना हो जाता है, 1 हो जाता है। अनुनाद की अवस्था में Z = 1 होता है, तो यहाँ भी 1 Z = R होता है अनुनाद की अवस्था में, तो cos फाई हमारा 1 हो जाता है, या R/R हो गया, Z की वैल्यू R हो जाती है। तो यहाँ क्या रह गया बच्चों, I² RMS, R से R कट गए, बटे R रह गया, cos फाई 1 हो गया। ये cos फाई R/Z जो था, Z बराबर R होने से अनुनाद की अवस्था में आपने देखा था यहाँ कि Z बराबर R हो गया था बच्चों, ये Z मिनिमम R हो गया था। तो देखें जो शक्ति है हमारी, अब I0² कितना होता है बच्चों, I0² 2, तो हम I0 के पदों में भी बदल सकते हैं। इसकी जगह मैं I0² करूँगा तो /2 हो जाएगा। तो यहाँ देखें जो पावर है हमारी वो प्रोपोर्शनल हो रही है वर्ग के, I0² के। तो जब 1/√2 गुना करेंगे, 1/√2 गुना कर दी करंट, 1/√2, तो 1/√2 करने से जब वर्ग करोगे तो 1/2 होगी, यानी शक्ति कैसी रह जाएगी, हाफ रह जाएगी। यहाँ से क्लियर हो रही है बात समझ रहे हैं ना। जैसे मैं इसको P1 मान लूँ, सपोज ऐसे समझ लें, जैसे P1 कितना है, ये मान लो I0²/2R है। यहाँ गलती तो नहीं हुई है बच्चों कुछ, Z बराबर मैंने R लिख दिया है, और ये cos फाई हमारा 1 हो चुका है, कोई गलती नहीं की है। और IRMS बराबर I0/√2 वर्ग करेंगे तो 2 हो गया, ठीक है। तो P1 इतनी है। अब मैंने I की जगह कितना लिख दिया बच्चों, अब शक्ति कितनी कर दी, वो धारा कितनी कर दी, I0/√2, उसका स्क्वायर करोगे तो I0²/2 नीचे आएगा, 2 × 2R, तो ये तो पहले वाली है ही, और 1/2 ये, तो हाफ हो गई ना, P1/2 हो गई, पहले की हाफ। यहाँ से क्लियर हो रही है। इसलिए हमने इनको अर्ध शक्ति आवृत्तियाँ कहा है बच्चों, क्योंकि शक्ति आधी रह गई है 1/√2 गुना करने से। तो अब मैं इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर इन चीज़ों को हटाता हूँ बच्चों, फिर आगे बढ़ेंगे। हाँ तो बच्चों आपने 2 आवृत्तियाँ ω1 और ω2 देखी। ये कौन सी आवृत्तियाँ हैं, जिन आवृत्तियों पर धारा का आयाम 1/√2 गुना हो चुका है। इन आवृत्तियों को हमने विशेष नाम दिया है हाफ पावर फ्रीक्वेंसी, अर्धशक्ति आवृत्तियाँ। तो बच्चों ω1 लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी कहलाएगी, इसको ω1 को हम लिख सकते हैं लोअर, या उसे छोड़िए, यहाँ पर ये देखिए, अब इन आवृत्तियों का जो अंतर है, इनके बीच में जो स्पेस है, दिस वन, यानी इस आवृत्ति और इस आवृत्ति के बीच ये जो अंतर है बच्चों, इन दोनों आवृत्तियों के बीच का जो अंतर है, यही क्या कहलाता है, इन आवृत्तियों के बीच का जो अंतर है वो क्या कहलाता है, बैंड विस्तार या बैंड चौड़ाई या बैंड विड्थ। तो बैंड विड्थ कितनी हुई, ω2 माइनस ω1, ये हुई बच्चों, ठीक है, ω2 माइनस ω1। अब देखें, मान लो ये जो परिवर्तन हमने किया, मान लो ये डेल्टा ओमेगा है, ये अंतर, ये अंतर कितना है, डेल्टा ओमेगा। तो वक्र की सिमेट्री से बच्चों ये भी कितना होगा, डेल्टा ओमेगा। तो देखें ω1 को हम कितना लिख सकते हैं, ω1 को कितना लिख सकते हैं बच्चों, ω1 बराबर ω0 में से डेल्टा ओमेगा पीछे आ गए, यानी ω0 माइनस डेल्टा ओमेगा। और ω2 को कितना लिख सकते हैं, ω2 की वैल्यू ω0 में डेल्टा ओमेगा और जोड़ दें तो हम यहाँ तक पहुँच जाएंगे, यानी ω0 प्लस डेल्टा ओमेगा।
तो बच्चों ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 दोनों का अंतर देखेंगे, यहाँ वैल्यू पुट करेंगे तो इसमें से घटाएंगे, इससे ये कट जाएगा, ये जुड़ जाएंगे। या वैसे भी देख लीजिए, इन दोनों का अंतर डेल्टा ओमेगा 2 डेल्टा ओमेगा हो गया, 2 डेल्टा ओमेगा हो गया कि नहीं हो गया? यही हमारी बैंड विड्थ है। तो बच्चों अब क्यू फैक्टर की बात करते हैं। क्यू गुणांक जो है, क्यू फैक्टर को कैसे डिफाइन करते हैं कि हमारी जो अनुनादीय कोणीय आवृत्ति है ओमेगा नॉट, और जो बैंड विड्थ है वो कितनी है, ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1, इनका अनुपात क्यू फैक्टर कहलाता है। और यही अनुनाद की तीक्ष्णता को प्रदर्शित करेगा। तो क्यू बराबर ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1, या ऐसे भी लिख सकते हैं ओमेगा नॉट बटे बैंड विड्थ कितनी है बच्चों, 2 डेल्टा ओमेगा। इक्वेशन नंबर समथिंग क्या डालें, इनकी भी हमें अभी आवश्यकता पड़ेगी। तो चलिए इनकी आवश्यकता को इतना आपने स्क्रीनशॉट में ले लिया है, तो इसे तो हम हटाएंगे ही, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट डाल देते हैं। अब हम क्या पढ़ रहे हैं बच्चों, क्यू फैक्टर पढ़ने जा रहे हैं, गुणवत्ता कारक। अब इसके लिए एक्सप्रेशन प्राप्त करेंगे। ये हमने एक तरीके से डिफाइन किया है इसको कि ओमेगा नॉट बटे बैंड जो विड्थ है उसको, ओमेगा नॉट और बैंड विड्थ का जो अनुपात है वही गुणवत्ता गुणांक या गुणवत्ता कारक या विशेषता गुणांक या क्वालिटी फैक्टर या क्यू फैक्टर कहलाता है। तो अब इसके एक्सप्रेशन को प्राप्त करना है तो हमें आवश्यकता पड़ेगी कि ये ओमेगा 1 और ओमेगा 2 जो थे, ओमेगा 1 और ओमेगा 2 जो थे वो कितने थे, ये हैं। और ये कौन सी थी, ये वो आवृत्तियां हैं जिन पर धारा का आयाम मैक्सिमम मान का 1/√2 टाइम्स हो चुका है बच्चों। तो देखें इन आवृत्तियों के लिए, अब जैसे मैं इस इक्वेशन की बात करता हूँ, इस इक्वेशन की हमें ज़रूरत पड़ेगी, बाकी का हम सब हटाते हैं। अनुनाद की तीक्ष्णता तो पड़ ही रहे हैं, इनको हटाते हैं, इसको रहने देते हैं। सॉरी बच्चों, सब हटा देते हैं, फिर दोबारा लिख लेंगे बच्चों। तो बच्चों मन लगा के इस लेक्चर को सुनिएगा, आपको सब समझ में आएगा। धीरे धीरे धैर्य रखें। तो क्वालिटी फैक्टर निकालने जा रहे हैं बच्चों, इसके लिए एक्सप्रेशन। तो देखें अभी हमने देखा कि जो बच्चों आई नॉट था LCR सर्किट में, आई नॉट बराबर कितना था, V0 अपॉन √R² प्लस L ओमेगा माइनस 1/ωc का होल स्क्वायर, ये था बच्चों। इसको मैं इक्वेशन नंबर सेकंड डालता हूँ। धारा का आयाम इतना है। तो बच्चों आई नॉट मैक्सिमम जो था वो कितना था, जब ये दोनों बराबर हो जाएंगे, और आई नॉट मैक्सिमम हमारा था V0 अपॉन R, आपको ध्यान है V0 अपॉन R था। तो अब देखें कि ओमेगा का मान जब इतना होगा या इतना होगा, कोई सा एक ले लो, मान लो मैं ओमेगा 2 ले लेता हूँ, यानी ओमेगा 2 बराबर ओमेगा नॉट प्लस डेल्टा ओमेगा पर, इस पर धारा कितनी हो जाएगी बच्चों, आई नॉट। जब हम ओमेगा 2 इतना ले रहे हैं तो इस इक्वेशन से देखें धारा का मान किस पर डिपेंड कर रहा है बच्चों, ओमेगा पर। और ओमेगा अब इतना ले रहे हैं तो
आई नॉट कितना हो गया अंडर रूट, सॉरी बच्चों सॉरी, वी नॉट अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल ओमेगा 2, यानी ओमेगा 2 पर ही तो ले रहे हैं, ओमेगा 2 की बात हो रही है, इसकी वैल्यू इतनी है, यानी ओमेगा 2 पर की बात हो रही है, तो ओमेगा 2 माइनस 1 अपॉन ओमेगा 2 सी, इतना मान होगा किसका, का होल स्क्वायर। ये कब है, जब फ्रीक्वेंसी कितनी हो चुकी है बच्चों, ओमेगा का मान कितना हो चुका है, ओमेगा 2 के बराबर, या हम ओमेगा 1 के बराबर, एक ही बात है, कोई सा ले सकते थे, ठीक है ना। लेकिन बच्चों ये ओमेगा 2 कौन सी आवृत्ति थी जिस पर धारा का मान इतना हो गया था, 1/√2 टाइम्स हो गया था। तो इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग आई नॉट कितना होना चाहिए कि आई नॉट मैक्सिमम का √2, इस फ्रीक्वेंसी पर धारा का मान इतना होना चाहिए। और आई नॉट मैक्सिमम कितना था बच्चों, अभी लिखा नहीं हमने, हाँ ये लिखा है वी नॉट अपॉन आर, तो यहाँ वी नॉट अपॉन आर लिखते हैं, तो कितना हो गया वी नॉट अपॉन आर √2। तो इक्वेशन सेकंड थी, इसको मैं इक्वेशन थर्ड देता हूँ, इसको इक्वेशन फोर्थ देता हूँ। ये दोनों ही धारा के आयाम एक इसी आवृत्ति पर हैं। देखिए जब ओमेगा हमारा ओमेगा 2 के बराबर है तब धारा इतनी है जो कि हमने इस सूत्र से प्राप्त की, और जब आवृत्ति हमारी ओमेगा बराबर ओमेगा 2 है तो इस डेफिनेशन से कि ये आवृत्तियाँ कब आई थीं, जब धारा इतनी हो चुकी थी, तो इस कॉन्सेप्ट से धारा इतनी हुई, यानी ये दोनों धाराएं सेम हैं, दोनों ही ओमेगा 2 पर हैं। यानी इन इक्वेशंस को अगर कंपेयर करें तो देखें ये साइड और ये साइड कंपेयर करेंगे तो ऊपर वी नॉट है, यहाँ भी वी नॉट है, यानी अंश हमारे एक से हैं दोनों समीकरणों के, तो हर भी एक से होने चाहिए, तभी तो रिजल्ट सेम आएगा। तो समीकरण 3 व 4 से क्या मिल गया बच्चों, अब आप लोग चाहें तो इन दोनों वैल्यू को बराबर कर दें, बी नॉट से बी नॉट कट जाएगा, दिस इक्वल्स टू दिस हो जाएगा, एक ही बात है। क्या मिल रहा है हमें, स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एल ओमेगा 2 माइनस 1 अपॉन ओमेगा 2c का होल स्क्वायर बराबर कितना r√2, यही तो मिला। स्क्वायर कर देता हूँ मैं दोनों ओर बच्चों, तो क्या मिलेगा आर स्क्वायर प्लस एल ओमेगा 2 माइनस 1 अपॉन ओमेगा 2c का होल स्क्वायर बराबर r2 स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे 2r स्क्वायर, इधर जाके r स्क्वायर घट गया तो क्या रह गया एल ओमेगा 2 माइनस 1 अपॉन ओमेगा 2c, एल ओमेगा 2 माइनस 1 अपॉन ओमेगा 2c का स्क्वायर बराबर क्या रह गया बच्चों r स्क्वायर। क्लियर, बात समझ में आ रही है। तो स्क्वायर ले लें तो एल ओमेगा 2 माइनस 1 अपॉन ओमेगा 2c बराबर रह गया r के। ठीक है, बात समझ में। एक सेकंड बच्चों, ये लीड गड़बड़ न हो जाए, चलो नहीं होगी। तो ये बात भी समझ में आ गई। अब ओमेगा 2 की वैल्यू है कितनी बच्चों, ओमेगा नॉट प्लस डेल्टा ओमेगा, वो वैल्यू मैं यहाँ पुट कर देता हूँ। तो एल कितना है ओमेगा नॉट प्लस डेल्टा ओमेगा माइनस 1 अपॉन ओमेगा नॉट प्लस डेल्टा ओमेगा और c बराबर r। ठीक है, अब देखें ये चीज़ आपने नोट कर ली है, इनको हटा देते हैं, इनकी भी कोई ज़रूरत नहीं है। तो पहले इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें बच्चों, उसके बाद आगे बढ़ेंगे, क्योंकि हम इसके लिए व्यंजक प्राप्त कर रहे हैं। इसको मैं हटा देता हूँ।
इतना ही हटाना था बच्चों हमें। तो देखें मैं बच्चों एक बार स्क्रीन पर ये देख लूँ ये रिकॉर्ड हो रहा है या नहीं स्क्रीन पर। हाँ, यहाँ तक का आ रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है बच्चों। तो आगे बढ़ते हैं, इसको सिंप्लीफाई करते हैं। यहाँ ओमेगा नॉट दोनों पदों में से कॉमन ले लेते हैं, तो ओमेगा नॉट कॉमन ले लिया बच्चों और एल ऑलरेडी है ही, ठीक है। तो यहाँ रह गया 1 प्लस डेल्टा ओमेगा अपॉन ओमेगा नॉट माइनस ओमेगा नॉट में यहाँ से कॉमन ले रहा हूँ, तो 1 अपॉन ओमेगा नॉट सी और ब्रैकेट के अंदर 1 प्लस डेल्टा ओमेगा अपॉन ओमेगा नॉट। ये कॉमन ले लिया मैंने, इस पद में से भी ओमेगा नॉट कॉमन ले लिया और इस वाले पद में से भी ओमेगा नॉट कॉमन ले लिया है मैंने। अब हम एक काम करते हैं बच्चों, इन पदों को सेम करते हैं। तो अभी मैंने बताया था बच्चों कि अनुनाद कब हुआ था, जब XL बराबर XC हुआ था और उस समय आवृत्ति ओमेगा नॉट थी, तो L ओमेगा नॉट बराबर 1 अपॉन ओमेगा नॉट C आया था। और इसी को सिंप्लीफाई करके क्या आया था बच्चों, ओमेगा नॉट बराबर 1 अपॉन अंडर रूट LC। यानी इस ये देखो ओमेगा नॉट यहाँ लाओगे ओमेगा नॉट स्क्वायर होगा, L वहाँ जाएगा तो फिर 1 अपॉन LC, फिर अंडर रूट लोगे 1 अपॉन अंडर रूट LC। इससे ये आया है, या इसको स्क्वायर करके इस पद में हम कन्वर्ट कर सकते हैं। तो 1 अपॉन ओमेगा नॉट C जो है 1 अपॉन ओमेगा नॉट C, उसकी जगह बच्चों में L ओमेगा नॉट यहाँ पर लिख सकता हूँ, तो क्या मिलेगा। और हाँ, एक काम करते हैं बच्चों, यहाँ हमें बराबर R भी तो लिखना है इस इक्वेशन के इक्वल्स टू, तो इसे हटा देता हूँ मैं और बराबर लिख देता हूँ R। ये वैल्यू तो आपको पता है कितनी है, 1 अपॉन रूट 2 टाइम्स है, तो कई बार फिर बातों में आ गई है। तो देखें 1 अपॉन ओमेगा नॉट C के स्थान पर क्या लिख दें, L ओमेगा नॉट, तो L ओमेगा नॉट ब्रैकेट 1 प्लस डेल्टा ओमेगा अपॉन ओमेगा नॉट, इसकी जगह हमने लिख दिया ओमेगा नॉट L ओमेगा नॉट, ये इसकी जगह, और अपॉन 1 प्लस डेल्टा ओमेगा अपॉन ओमेगा नॉट बराबर R आ गया। अब मैं इस पद को ऊपर ले आता हूँ, तो देखें L ओमेगा नॉट 1 प्लस डेल्टा ओमेगा बटे ओमेगा नॉट माइनस L ओमेगा नॉट, इसको ऊपर ले आए तो 1 प्लस डेल्टा ओमेगा अपॉन ओमेगा नॉट और पावर -1 इक्वल्स टू R। अब इसमें बच्चों बायनोमियल थ्योरम लगाते हैं, द्विपद प्रमेय, तो -1 का यहाँ मल्टीप्लाई होगा, तो क्या हो जाएगा, L ओमेगा नॉट 1 प्लस डेल्टा ओमेगा अपॉन ओमेगा नॉट माइनस L ओमेगा नॉट 1 माइनस डेल्टा ओमेगा अपॉन ओमेगा नॉट, और फिर इसके आगे स्क्वायर के क्यू के यानी पावर्स बढ़ती जाएंगी। लेकिन बच्चों डेल्टा ओमेगा अपॉन ओमेगा नॉट जो है, डेल्टा ओमेगा अपॉन ओमेगा नॉट जो है, डेल्टा ओमेगा बहुत कम है, तो ये 1 से बहुत छोटा है, तो स्क्वायर और छोटा होगा। यानी उच्च घात के पदों को नगण्य मान के हमने नेगलेक्ट कर दिया, उन्हें छोड़ दिया, तो केवल ये 2 टर्म ही कंसीडर किए, तो इक्वल्स टू कितना आ गया, R। ठीक है। अब L ओमेगा नॉट बच्चों में कॉमन ले लूं, तो क्या रह जाएगा, देखें दिस माइनस दिस करोगे 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, ये दोनों पद ऐड हो जाएंगे क्योंकि माइनस माइनस प्लस होंगे, तो L ओमेगा नॉट क्या बचेगा, 2 डेल्टा ओमेगा अपॉन ओमेगा नॉट, ये बचेगा और बराबर R। ठीक है बच्चों, तो यहाँ से क्या मिला, 2 डेल्टा ओमेगा बटे ओमेगा नॉट बराबर R बटे L ओमेगा नॉट। अब मैं इसको पलट दूँ तो क्या मिलेगा, पलटने पर ओमेगा नॉट अपॉन 2 डेल्टा ओमेगा
बराबर एल ओमेगा नॉट बटे आर। अब देखें बच्चों, अभी मैंने Q गुणांक की परिभाषा लिखी थी। मैंने अभी बताया था बच्चों कि Q बराबर कितना था कि अनुनादी कोणीय आवृत्ति ओमेगा नॉट और बैंड विड्थ का अनुपात, और बैंड विड्थ कितनी थी 2 डेल्टा ओमेगा थी, ये बैंड विड्थ थी। तो देखें ये Q आ गया तो यही क्वालिटी फैक्टर हो गया। तो Q बराबर आ गया बच्चों L ओमेगा नॉट बटे R। तो Q जितना ज़्यादा होगा अनुनाद की तीक्ष्णता उतनी ही ज़्यादा होगी, अनुनाद उतना ही शार्प होगा। तो Q ज़्यादा कब होगा बच्चों? जब L अधिक हो और R कम हो। तो यहाँ देखें बच्चों, कम R पर ही तो अनुनाद तीक्ष्ण आया था। जैसे ये है, ये कम R वाला है, जैसे ऊपर वाला ग्राफ है R1 पर और नीचे वाला R2 पर। तो R1 छोटा था R2 से, यानी परपथ का प्रतिरोध जितना कम होगा अनुनाद की तीक्ष्णता उतनी ही अधिक होगी। इस फॉर्मूले से क्लियर हो रही है। और एक बात और, Q अधिक होगा यानी शार्पनेस अधिक हुई, अनुनाद ज़्यादा तीक्ष्ण हुआ। और R अगर अधिक है तो Q कम आएगा, यानी वो अनुनाद सपाट की तरफ बढ़ता चला जाएगा। तो R2 देखें यहाँ अधिक है, तो यहाँ बच्चों देखें वैसे भी आपको दिख रहा है कि तीक्ष्ण नहीं है। ये कौन सा इसमें तीक्ष्ण है? धारा परिवर्तन, आवृत्ति के परिवर्तन के साथ धारा का परिवर्तन करके मैंने थोड़ी देर पहले समझाया था, वहाँ ये समझा दिया था कि ये वाला तीक्ष्ण है, ये वाला सपाट है, ये मैं समझा चुका हूँ। तो अब इस क्वालिटी फैक्टर से समझा रहे हैं। तो ऊपर वाला ग्राफ कम प्रतिरोध के लिए है तो उसका Q गुणांक अधिक है और वो अनुनाद तीक्ष्ण है। एक बात और, Q कब अधिक होगा? जब बैंड चौड़ाई कम होगी। ये नीचे क्या है? बैंड चौड़ाई। तो बैंड चौड़ाई जितनी कम होगी Q उतना ही अधिक होगा, अनुनाद उतना ही अधिक तीक्ष्ण होगा। तो बैंड चौड़ाई बच्चों क्या थी? जिस पर I नॉट मैक्सिमम वैल्यू अपॉन √2 थी। तो ये इस वक्र के लिए किया। इस वक्र के लिए करें जैसे इसके लिए ये है I नॉट मैक्सिमम, इस वक्र के लिए I नॉट मैक्सिमम ये है, तो इसका 70.7% ये हुआ। तो ये आवृत्तियाँ आएंगी बच्चों ये। तो यहाँ बैंड चौड़ाई इतनी अधिक हो गई, देखें यहाँ बैंड चौड़ाई इतनी है और यहाँ बढ़ गई। तो R के बढ़ने से बैंड चौड़ाई भी बढ़ रही है और उसकी शार्पनेस कम हो रही है, क्योंकि Q का मान भी कम हो रहा है। तो बच्चों ध्यान रखेंगे कि जितना अधिक R आप रखेंगे अनुनाद उतना ही अधिक तीक्ष्ण होगा। तो इस एक्सप्रेशन से भी क्लियर हुआ। ये L और R के पदों में एक्सप्रेशन हो गया बच्चों। अब आप यहाँ से L ओमेगा नॉट के स्थान पर ये लिखा हुआ है, L ओमेगा नॉट के स्थान पर 1/ओमेगा0c भी लिख सकते हैं। 1/ओमेगा0c करेंगे यहाँ तो Q दूसरे पदों में क्या हो जाएगा? इसका स्क्रीनशॉट लें बच्चों, फिर मैं इसे हटाता हूँ अब। तो बच्चों अभी आपने ये एक्सप्रेशन प्राप्त किया, ये एक्सप्रेशन आपने नोट किया, और यहाँ से अब आगे चलते हैं कि L ओमेगा नॉट के स्थान पर मैं कितना लिख सकता हूँ बच्चों? 1/ओमेगा0c। तो हमारा जो Q फैक्टर है वो कुछ इस तरीके से एक्सप्रेस होगा, 1/ओमेगा0c R। क्लियर? कोई दिक्कत तो नहीं? चाहे इस तरीके से समझ लें, चाहे इस तरीके से समझ लें। अब बच्चों हम यहाँ पर ओमेगा0c जो हमारा ओमेगा0 है इसकी वैल्यू 1/√LC रख दें। ओमेगा0 को ख़त्म करना चाहें तो 1/√LC रखने पर क्या मिलेगा? Q बराबर 1/ओमेगा0 की वैल्यू 1/√LC इंटू CR। इसे ऊपर ले जाते हैं तो √LC बटे CR। √C से ये √C टाइम्स कट जाएगा, तो ये सॉल्व होके क्या हो जाएगा? √L/C इंटू 1/R। ये एक्सप्रेशन आया। ठीक है बच्चों, √L/C 1/R। तो आपको यहाँ ये तीनों एक्सप्रेशन दिखाई दे रहे हैं। ठीक है,
तो यहाँ देखें, अब हम ये डिस्कस करना चाहते हैं कि अनुनाद तीक्ष्ण कब होगा। अनुनाद तीक्ष्ण होगा कब, संक्षेप में लिखते हैं, अनुनाद के तीक्ष्ण होने के लिए यानी हमारा जो रेजोनेंस है वो ज़्यादा से ज़्यादा शार्प हो। अनुनाद के तीक्ष्ण होने के लिए क्या क्या कंडीशंस। एक तो बच्चों अभी आपने देखा, चाहे यहाँ से देखें, Q कैसा करना है हमें, अधिक, Q की वैल्यू अधिक होनी चाहिए। और Q अधिक कब होगा, जब R कम हो। चाहे यहाँ से देखें, चाहे यहाँ से देखें, चाहे वहाँ से देखें, R नीचे आ रहा है तो ये कह सकते हैं कि R कैसा होना चाहिए, R कम हो तब Q ज़्यादा होगा। R कैसा होना चाहिए, कम, R कम होना चाहिए और C भी कम होना चाहिए, ठीक है ना, तभी तो Q ज़्यादा आएगा। और C भी कैसा होना चाहिए, कम, और L होना चाहिए अधिक। देखो आपने देखा बच्चों, जो हमारा I0 मैक्सिमम था वो कितना आया था, V0/R। ये मान न L पर डिपेंड कर रहा है न C पर, लेकिन अनुनादी आवृत्ति तो L और C पर ही निर्भर कर रही है। और जबकि धारा का जो आयाम का महत्तम मान है वो प्रतिरोध पर निर्भर कर रहा है। ठीक है, बात समझ रहे हैं ना। तो इसलिए हम ये इन पॉइंट्स को समझाना चाह रहे हैं। तो बच्चों अनुनाद का अधिक तीक्ष्ण कब होगा, जब Q अधिक हो। Q अधिक कब होगा, जब R कम हो और C कम हो और L अधिक हो। मेन बात यही है। या हम ये कह सकते हैं बच्चों, Q जब अधिक होगा तो ये Q है क्या हमारा, Q बराबर ω0/2 डेल्टा ओमेगा। और 2 डेल्टा ओमेगा बच्चों कितना आ गया, ω0/Q। और ये है बैंड विड्थ, बैंड चौड़ाई, ω0/Q। तो आपने देखा कि अनुनाद को तीक्ष्ण करने के लिए हम Q को अधिक करना चाह रहे हैं, और जब Q अधिक होगा तो बैंड चौड़ाई कम होगी। तो यहाँ आपने देखा कि ये वाला वक्र अधिक कैसा था, अधिक तीक्ष्णता का था, तो और इसकी बैंड चौड़ाई भी कम थी, और यहाँ बैंड चौड़ाई इतनी थी बच्चों, देखो ये इसकी ज़्यादा थी। तो सब कंडीशंस यहाँ लागू हो रही हैं। यहाँ R अधिक है, बैंड चौड़ाई भी अधिक है, तो हमारा अनुनाद तीक्ष्ण नहीं है, सपाट की ओर अग्रसित हो रहा है। तो बैंड चौड़ाई कैसी होनी चाहिए बच्चों, कम। बैंड चौड़ाई कैसे निकल के आई, कम निकल के आई। तो उम्मीद है कि अब आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे होंगे। तो बच्चों है क्या कि हमें कौन सा अनुनाद अच्छा होता है हमारे लिए। देखो बच्चों ये LCR, सॉरी बच्चों, अरे भाई जल्दी जाओ। ये जो LCR सीरीज़ सर्किट है बच्चों, ये रेडियो टेलीविज़न वगैरह में ट्यूनिंग के काम आता है। हम किसी स्टेशन के प्रोग्राम को पर्टिकुलरली सुन लेते हैं तो ये एक सिलेक्टिव मतलब सिलेक्शन करता है फ्रीक्वेंसी का। तो यहाँ पर वेरिएशन, यहाँ बैंडविड्थ तो बहुत अधिक है और धारा के मान में बहुत कम परिवर्तन है। तो जब इस परपथ का चयन करेंगे तो हमें एक कहना चाहिए ट्यूनिंग में थोड़ी दिक्कत आएगी। और यहाँ क्या है कि यहाँ बैंड चौड़ाई बहुत कम है, तो हम पर्टिकुलर स्टेशन की ट्यूनिंग बहुत आसानी से कर सकेंगे। तो हमें ये कौन सा अनुनाद हमारे लिए मोर सेलेक्टिव है, जो अधिक तीक्ष्ण हो, जिसकी तीक्ष्णता अधिक हो। तो अधिक तीक्ष्णता कब होती है वो कंडीशंस मैंने बता दी बच्चों। तो आपको आज क्या क्या समझ में आया, अनुनाद क्या है, अनुनादी आवृत्ति क्या होती है, अनुनाद का वक्र क्या होता है, और बैंड चौड़ाई क्या होती है, अनुनाद की तीक्ष्णता क्या होती है, ये बातें आपकी समझ में आ गई होंगी। अब बच्चों ये टॉपिक वैसे आज कंप्लीट हो चुका है, लेकिन मैं एक विशेष बात और बताना चाह रहा हूँ कि अनुनाद की अवस्था में एक हमें बहुत इंटरेस्टिंग बात देखने को मिलती है, उसकी चर्चा करेंगे। पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लें, तब बात करेंगे एक अच्छे से टॉपिक की। हाँ बच्चों, अब इंटरेस्टिंग बात ये बतानी थी कि अभी जो श्रेणी LCR अनुनादी परपथ था, उसमें बच्चों एक
बहुत अच्छा, अनुनाद की स्थिति में एक बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है। वो क्या, उसको समझना है तो पहले मैं सर्किट बनाता हूँ। ये L, ये C और ये R। LCR। तो अनुनाद की अवस्था में बच्चों अभी हम पढ़ चुके हैं बार बार कि जो हमारा I है वो कितना हो जाता है, V/R। यही तो हो जाता है, क्योंकि वैसे होता क्या है कि I बराबर V/Z होता है, लेकिन अनुनाद की अवस्था में Z बराबर R हो जाता है, इसलिए I बराबर V/R हो जाता है। तो इस अनुनाद की अवस्था में बच्चों एक अच्छी बात क्या देखने को मिलेगी, जैसे उदाहरण के तौर पर इसका जो प्रेरण प्रतिघात है वो XL है और इसका XC है और इसका तो प्रतिरोध R है ही, ठीक है। तो अनुनाद की अवस्था कब आई थी, ये Z बराबर R कब आया था, जब XL बराबर XC था, ठीक है ना। XL बराबर XC होने पर हमारा Z R रह गया था, क्योंकि Z था कितना, √R² प्लस XL माइनस XC का स्क्वायर। जब ये दोनों बराबर हो गए तो ये पद खत्म, Z हमारा मिनिमम हो गया और Z मिनिमम हो गया R और I मैक्सिमम हो गई V/R। तो इस समय बच्चों हमें वोल्टेज एम्प्लीफिकेशन प्राप्त होता है, वोल्टेज का प्रवर्धन। अभी देखना कितना इंटरेस्ट आएगा आपको जब आप यहाँ देखेंगे, यानी वोल्टेज एम्प्लीफाई होते हैं, वोल्टेज एम्प्लीफिकेशन प्राप्त होता है। कैसे प्राप्त होता है, मान लो जो हमारी वोल्टता है इस परपथ में, सपोज हम डाटा देख रहे हैं, सपोज मान लो इस परपथ में जो हमने वोल्टेज लगाया है वो 200 वोल्ट है, समझना बात। और XL और XC, ये कब बात हो रही है, अनुनाद की अवस्था में। और XL और XC बराबर होंगे, उस समय अनुनाद की अवस्था होगी। मान लो ये है 30 ओम और मान लीजिए R बच्चों हम कम से कम रखते हैं, मान लो R है 10 ओम परपथ का, मान लो ये डाटा है हमारे पास। तो देखिए हमने जो वोल्टेज लगाया है वो 200 वोल्ट है, लेकिन यहाँ वोल्टेज प्रवर्धन मिलेगा, यहाँ XL और XC के स्वरों पर वोल्टेज 200 से भी ज़्यादा होगा। हम लगा 200 वोल्ट रहे हैं और सर्किट में हमें मिल रहा है जैसे L के स्वरों पर वोल्टेज VL होगा। ये कितना होगा बच्चों, ये इंटरेस्टिंग बात है। तो वोल्टेज कैसे निकलेंगे, श्रेणी अनुनादी परपथ है, इस परपथ में धारा निकालना है I। तो I कैसे निकालोगे बच्चों, अनुनाद की अवस्था में I बराबर V/R। तो V कितना हुआ 200 और R कितना है 10, तो करंट आ गई 20 एम्पियर। तो 20 एम्पियर करंट इसमें बहने लगी। L के स्वरों पर जो वोल्टेज है अब वो देखें, VL बराबर कितना मिलेगा, देखें IXL, सब पीछे पड़ चुके हैं। I हमारे पास 20 एम्पियर है और XL हमारे पास 30 ओम है। तो देखें 600 वोल्ट मिल गया और लगाया कितना था, आरोपित वोल्टता कितनी थी 200 वोल्ट की, और यहाँ हमें 600 वोल्ट मिल रहे हैं। तो वोल्टेज का एम्प्लीफिकेशन हुआ, वोल्टेज प्रवर्धन हुआ। ऐसे ही बच्चों C के स्वरों पर देखें IXC, तो 20 गुणा 30 बराबर 600 वोल्ट। कितनी विचित्र बात है और अच्छी बात है। लेकिन R के स्वरों पर वोल्टेज उतना ही होगा जितना कि हमने आरोपित किया है। तो 10 IR, I 20 और ये 10 बराबर 200 वोल्ट। यानी ये वोल्टता 200 की है बच्चों, ये 600 और ये 600 और ये 200। श्रेणी परपथ में हम क्या करते थे, बराबर बराबर कर लेते थे वोल्टता को। जब आपने ऐसे प्रतिरोधों वाला जब चैप्टर पढ़ते थे तो ऐसे करते थे, जैसे मान लो यहाँ हमने एक बैटरी लगाई, जैसे 20 वोल्ट लगाया तो ये तीनों जगह डिस्ट्रीब्यूट होता था उनके प्रतिरोधों के मान पर। जैसे ये 20 वोल्ट है, मान लो यहाँ 10 वोल्ट है, यहाँ 6 वोल्ट है और यहाँ 4 वोल्ट होता है इसके स्वरूप।
तीनों का जोड़ 20 हो गया, 10 और 6 16 4 20। उसी वोल्टता का डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता था, लेकिन यहाँ तो बच्चों 600 600 1200 200 1400 हो रहा है टोटल वोल्टेज, तो है ना, ये सब फेस कलाओं का खेल है। तो बच्चों देखें, ये वोल्टता प्रवर्धन प्राप्त हो गया, लगाया 200 था और XL और XC के स्वरों से हमें वोल्टेज गेन मिल रहा है, वोल्टता प्रवर्धन प्राप्त हो रहा है। तो इस तरीके से बच्चों आज आपने अनुनाद की तीक्ष्णता को समझा, सीखा। तो आज का लेक्चर यहीं समाप्त करेंगे, मिलेंगे कल एक नए टॉपिक के साथ, और ये चैप्टर समापन के ओर अग्रसर हो रहा है। ठीक है, धैर्य रखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।